हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट पेपर को समझेंगे कि एग्जामिनर ने एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे किया है, हमने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्वेश्चन के को टिक के साथ कैसे करना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, क्योंकि उस समय जुलाई में 2016 में जब क्वेश्चन पेपर आता था तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पेपर आते थे, एक पेपर 2 के रूप में और एक पेपर 3 के रूप में। जो पेपर 2 होता था वो थोड़ा ईजी टू मॉडरेट होता था और पेपर 3 जो होता था वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होता था। इसमें हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर 2 में आए थे। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको इस क्वेश्चन पेपर को समझाया गया है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी इसको दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। स्टडी हमारे साथ को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल जाए। मैं 3 बार खुद नेट क्वालिफाइड हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैंने खुद भी सॉल्व किया था। तो इस प्रकार आपको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, इस वीडियो को पूरा देखा करिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। हमेशा यह याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो नहीं के ऊपर ज़रूर फोकस करना, ताकि हमारा क्वेश्चन इसे हम अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर देते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ए ब्रह्मगिरी, बी संगनकुल्लू, सी है आर्किमेंडू, डी ऑप्शन है पिखिल हाल। तो इनमें से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, जो नियोलिथिक साइट जो नहीं है। तो एक तो ब्रह्मगिरी है, ये नियोलिथिक साइट है, और संगनकुल्लू भी नियोलिथिक साइट है, और पिखिल हाल ये भी नियोलिथिक साइट है। तो जो इसमें आंसर है ऑप्शन सी आर्किमेंडू जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। आर्किमेंडू पौंडीचेरी से लगभग 3 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पड़ता है। ये एक पूरा स्थल है, तो ये याद रख लेना, ये पूरा स्थल है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्किमेंडू। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल हैं, सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दे रखे हैं, उनको हमने मिलाना है। सूची 1 में मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से हमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बड़ा अन्नागार, यहाँ पर बी 1 का 2 के साथ मिलान हो जाएगा। और लोथल से हमें ईंटों से बनी हुई गोदी मिली है, ये याद रख लेना। और कालीबंगा में मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिली है वो नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है, यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ। और डी ऑप्शन है सुतकांदे दौर, ये नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती यहाँ पर मिली। यहाँ पर इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है। तो ऑप्शन ए है कमंदक नीतिसार, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी है मनुस्मृति, डी ऑप्शन है नीति वाक्यामृत। अर्थशास्त्र ऐसी बुक थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो फर्स्ट शासक थे उनके लिए लिखी गई थी। ये इनके राइटर थे कौटिल्य, जिनके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा। और इसकी जो भाषा थी ये संस्कृत थी, ठीक है। तो संस्कृत में लिखा गया ये शास्त्र था, तो ये याद रख लेना। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या ये पॉलिटिकल बुक थी। तो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल बुक नहीं थी, ये एक नॉर्मल बुक थी जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के बारे में तो कम थी, लेकिन जो सोशल लोग रहते थे, जो लोगों का रहन सहने का, एक राजा को कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी दी हुई थी। तो कमंद नीति शास्त्र, इनके राइटर कौन है। मनुस्मृति किसने लिखी थी, नीति वाक्यामृत किसने लिखी थी। ये तीनों बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो कमंदक नीतिसार के राइटर थे कमंदक, और मनुस्मृति लिखी थी ऋषि मनु ने अपना ज्ञान दिया था ऋषियों को। और नीति वाक्यामृत ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे इस बुक के राइटर कौन है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर जरूर दूंगा। नीति वाक्यामृत किसके द्वारा लिखी गई थी, आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से सिक्के के पृष्ठभाग में अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता था, कई बार कुछ राजा ऐसे थे जो अपनी फ़ोटो भी दे देते थे सिक्कों के ऊपर। तो ऐसा काम कौन से राजा करते थे, ये किया था सबसे ज़्यादा पंचाल के राजाओं ने। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अहनानूरू, बी है कुरुल, सी है तोलापक्यम, डी ऑप्शन है पादिरुपत्तु। तो यहाँ पर चारों के चारों जो है ये तमिल ग्रंथ हैं, लेकिन जो ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है तो वो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। ये है तोलापक्यम, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अशोक के रोमन स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए राजा के धर्म से संबंध में उल्लेख, बी ऑप्शन है कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, या सी ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में, तो राजकीय भोजनशाला में पशुवध का निषेध के संबंध में। तो ऑप्शन डी, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो जो अशोक का रोमन स्तंभ अभिलेख था उसके रिगार्डिंग यदि आपको ध्यान से वहाँ से पढ़ेंगे तो उसमें जो मेंशन चीज़ें हैं, एक तो जो रोमन स्तंभ अभिलेख है अशोक के ऊपर ही खुदा है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि हमेशा से लिखी जाती है, आपको ये भी याद रखना, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। तो इसकी जो एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने ये लिखाया था सभी। तो उसने लुम्बिनी गांव में धार्मिक कर जो जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने धार्मिक कर जो था ना उस गांव का वो माफ़ कर दिया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में उन्होंने उसके ऊपर खुदवाया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितना कर दिया था, ठीक है। तो लुम्बिनी गांव से धार्मिक कर माफ़ जब कर दिया था तो उसका 8वां हिस्सा तय कर दिया था, 1/8 पार्ट उसका तय कर दिया था। 7वां क्वेश्चन है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किनका उल्लेख है। नीचे कूट दिए गए हैं उनका हमने प्रयोग करना है। ऑप्शन ए है शातकर्णी, बी है बैसीमती, सी छक और फोर्थ ऑप्शन है रठिक। तो नीचे कूट है, कूट को हमने मिलाना है। ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है लिंगराज खालवेर ने बनवाया था, राइट। तो यहाँ पर यह भी याद रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इसको बनाते समय किया गया था। और इस लेख में जो ये अभिलेख बनाया गया था इसमें उन्होंने जो मेंशन किया था उन्होंने शातकर्णी जो राजा थे इसके बारे में लिखा है, शातकर्णी, भस्मती और रठिक के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो मेंशन नहीं है वो शकों के बारे में उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया गया। इस प्रकार ये बन जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लेकिन इस अभिलेख के बारे में एक बात और आपको बता दूं, कहा जाता है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जब उस अभिलेख को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो खारवेल थे जो खारवेल थे ना, जो कलिंगराज खारवेल थे, इन्होंने अपनी दम के ऊपर एक राजा था जिसको उन्होंने अपने चरणों के ऊपर झुका दिया था, उसका नाम था बैसीमती। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए है निवर्तन, ऑप्शन बी है मतुर, ऑप्शन सी है द्रम, या ऑप्शन डी है गौचमर। तो यहाँ पर जो मुद्रा से रिलेटेड ये वर्ड दे रखे हैं इनमें से जो द्रम है ये है ऑप्शन सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये याद रख लेना, ये मुद्रा से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। कौन सा मंदिर ईंटों के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, बी है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और सी ऑप्शन है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, या फिर डी ऑप्शन है कश्मीर का मार्तंडे मंदिर। तो जब तक हमें इनकी कंस्ट्रक्शंस नहीं पता है तब तक हम इनको सही नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये ईंटों के द्वारा निर्मित है, ये याद रख लेना। और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर ये बनाया गया था बलुआ पत्थरों के द्वारा, यहाँ पर पत्थरों के साथ ही पूरा ये मंदिर बनाया हुआ है। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और कश्मीर का मार्तंडे मंदिर ये जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। ये याद रख लेना क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन है वाकपति राज, बी ऑप्शन है दुर्लभ राज, सी ऑप्शन है वृघराज, डी ऑप्शन है पृथ्वीराज। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग जो मैं कहूँगा कि वृघराज इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। जो सरस्वती माता के नाम पे शिक्षण संस्था बनाई गई थी ये वृघराज के द्वारा बनाई गई थी। ये वृघराज कौन थे आपको ये भी पता होना चाहिए। लगभग ये 1158 के बाद इन्होंने 1216 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया था। ये हिंदू
राष्ट्र थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थे ये। इन्होंने काफ़ी एरिया जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र जो है इन्होंने पूरे का पूरा अपने अंडर में कर लिया था। और इनकी वहाँ पर उस समय अजमेरू नाम की एक राजधानी होती थी, उसका नाम था अजमेरू। बाद में उसका नाम बदल कर अजमेर रख दिया गया था। तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, शिक्षण संस्था कह लो कोई बनवाई थी, जिसका नाम रखा था सरस्वती माता के नाम पे। इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे दूं। इन्होंने जो मंदिर बनाए थे उसके बाद क्या हुआ था कि 1200 के बाद तो मुग़ल काल शुरू हो गया। तो मुग़ल काल जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुग़लों ने क्या किया, तो सभी मंदिरों को तोड़ के उन्होंने अपनी मस्जिदें बना दी। तो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट जगह थी जिसको तोड़ करके उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। यही एक सरस्वती मंदिर था जिसको तोड़ करके उन्होंने बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अभी याद कर लेना आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? ये सरस्वती मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया था। यहाँ पर संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा प्रचार होता था, संस्कृत में ही स्टडी की जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वृगराज। शैलेंद्रों के द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह पर स्थित है? यहाँ पर हमने स्तूप बताना है। तो जो शैलेंद्र राजा थे उन्होंने ये कहाँ पर बनवाया है? ऑप्शन ए है अनुराधापुर, बी ऑप्शन है बोरोदोपुर, सी ऑप्शन है अंगकोरवाट, डी ऑप्शन है अंगकोरथोम। तो जो शैलेंद्र जो थे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडोनेशिया के एक प्राचीन राजवंश है, जो इंडोनेशिया का है ये प्राचीन राजवंश है। और इसका उदय लगभग 8वीं सदी में, जावा एक नाम है जगह का, वहाँ पर हुआ था। तो जो शैलेंद्र लोग थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव था, ये काफ़ी ज़्यादा इनको मानते थे। और इन्हीं की याद में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जिसका स्तूप बनवाया था, ये कहेंगे ये बनाया था बोरोदोपुर में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्न में से किससे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए है भास्कर वर्मन, बी ऑप्शन है हर्ष, सी ऑप्शन है राज्यवर्धन, या डी ऑप्शन है शशांक। तो जो परम सौगात की उपाधि प्राप्त की थी ये की थी ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? ऑप्शन ए है सोमस्कंद, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है नटराज, या डी ऑप्शन है अनंत शायन। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, जब तक आपको इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी आप इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पल्लव काल के बारे में हमें पता चलता है, उसकी जानकारी हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, वहाँ से हमें पल्लव वंश के बारे में पता चलता है। नंबर 1 बात तो ये याद कर लो कि पल्लव वंश का पता हमें एक तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से चलता है, दूसरा ह्यून सांग की जो यात्रा का विवरण है, जैसे उसने एक ग्रंथ लिखा था ह्यून सांग ने सीयू की, तो उसमें भी उसका विवरण दिया हुआ है। तो पल्लव शासकों के काल में कला और स्थापत्य कला की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है वहाँ पर। तो दक्षिण भारतीय में जो द्राविड़ शैली थी ना, उसकी मैं कहूँगा कि बेसिक यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो उस समय दक्षिण भारतीय स्थापत्य जो 3 अंग माने जाते थे, एक तो होता था वहाँ पर मंडप, दूसरा रथ, और तीसरा विशाल मंदिर बने जाते थे। 3 चीज़ें बनाते थे दक्षिण में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए मंडप, रथ और विशाल मंदिर वहाँ पर ज़्यादा करके बनाए जाते थे। तो सोमस्कंद की जो मूर्तियाँ हैं पल्लव काल की, इसमें विशेषता रही हैं। ये जो सोमस्कंद है ऑप्शन ए, इसकी जो मूर्तियाँ की विशेषता है कि सोमस्कंद की मूर्तियाँ भगवान शिव, उमा और स्कंद को, जो स्कंद जो थे ना उनको बाल के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पर जो ये विशेषता पूछी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमस्कंद, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने सही कथन देखना है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि सही और गलत में थोड़ा सा रखिए कि कौन सा नहीं है। कई बार नहीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बार बार बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स गलत हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार थे। हम समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुप्त वंश के सेकंड जो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लीडर कहते हैं रहे हैं, आपको पता होगा। और ऑप्शन 2 है उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। सी ऑप्शन है उसने पश्चिमी क्षत्रियों के सिक्कों की नकल की थी और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उनके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर नहीं फिर से है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, एक वह तो विजेता था, कवि था, संगीतकार था, और लिच्छवी दोहित्र भी उसे कहा जाता था। ऑप्शन दोनों सही हैं, पहले वाले 2।
और उसने पश्चिमी क्षत्रियों के सिक्कों की नकल की थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने उनकी नकल नहीं की थी, उनकी अपने सिक्कों के ऊपर उसकी वीणा बजाते हुए उसने अपनी फ़ोटो लगा रखी थी। और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है कहा गया, लेकिन इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, तो लेकिन अश्वमेध के बारे में उसमें उल्लेख नहीं है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में उनके साथ दी हुई पुस्तकें, हमने उनको मिलाना है। तो लेखक और पुस्तकों के ऊपर मेरे प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें पूरे के पूरे आज तक जितने भी यूजीसी नेट हिस्ट्री में लेखक और पुस्तकों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करके बनाए हैं। आपको आपकी सुविधा के लिए बहुत आसान है, आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ लेखक और पुस्तकें, इनको मिलाते हैं। विल्हन ने रचना की थी विक्रमादेव चरित्र की, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4 के साथ मिलान। और बाण ने रचना की थी हरचरित की, ठीक है, बाण ने हरचरित की रचना की थी। और सोमेश्वर थर्ड ने इन्होंने रचना की थी अभिलापार्थ चिंतामणि की। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 3 और 1। 16th क्वेश्चन है, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं जो है नोटिस कर लीजिए, इनको जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन है 30 ग्राम उपखंडों में बंटा हुआ था, वहाँ पर जो ग्राम जो थे 30 उपखंडों में बटे हुए थे, वहाँ पर उनकी वार्ड बंदी बना रखी थी। ऑप्शन बी है प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। और ऑप्शन सी है उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी। और ऑप्शन डी है उनके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। आपने यदि चोल काल के बारे में पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। और उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होती थी, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हमने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्राम जो 30 उपखंडों में बंटे हुए थे, ये भी ऑप्शन सही है। और प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि ख्रिस्तीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। तर्क कहता है कि आर्कमेंडू की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आर्कमेंडू की जब खुदाई हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो खुदाई में रोमन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट जो है तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। तो यदि ये तर्क गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है, आर बिल्कुल गलत है। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर कोणार्क का, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, सी ऑप्शन है पद्मा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, या डी ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यदि थोड़ा सा जियोग्राफिकली नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। और कुछ ट्रिक है इसमें, आपको मैं बताता हूँ कि ट्रिक कैसे यूज़ करना है। एक तो सबसे पहले उन्हें क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्वी भाग में कौन से मंदिर स्थित हैं। तो पूर्वी भाग हमारा जो एरिया है उड़ीसा का वो वाला एरिया है, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ उस साइड में मंदिर बने हुए उनके बारे में उन्होंने पूछा है। तो उड़ीसा में हमें जो 2-3 चीज़ें, एक तो हमें पता है कि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल सही। और सूर्य मंदिर ये भी आपको पता होना चाहिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये, जो बिल्कुल पूर्व की साइड ही पड़ता है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, पद्मा स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए इसका बिल्कुल सही, ए और डी इसके राइट आंसर है। और इसको करने का दूसरा तरीका कौन सा था मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जगन्नाथ मंदिर भी नहीं पता है, सूर्य मंदिर भी नहीं पता है, मीनाक्षी मंदिर भी नहीं पता है, तो हमें ये तिरुवनंतपुरम यदि हमें ये पता है ये केरला की राजधानी है, तो यहाँ पर पूछा गया कि पूर्व में भाग में स्थित है, तो जो केरला है वो हमारे दक्षिण में पड़ता है। तो इस प्रकार यदि हम यह सोच लें, ये हमें पता चलेगा ये केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो ये तो पड़ गया नीचे साउथ की साइड।
तो साउथ की साइड पड़ने वाला ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बी में है, ये गलत है, यहाँ पर सी में है, ये भी गलत है, और यहाँ पर डी में है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा ए और डी। यदि हमें कुछ भी नहीं पता तभी हम इस क्वेश्चन को सही लॉजिक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए है अरबी और फ़ारसी, बी ऑप्शन है फ़ारसी और तुर्की, सी ऑप्शन है अरबी और तुर्की, और डी ऑप्शन है फ़ारसी और पश्तो। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें यदि पता फिर ही इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। चचनामा जो लिखा गया था ये अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था, अली अहमद। ठीक है, ये याद रख लेना। ये जो चचनामा के राइटर कौन है? अली अहमद। तो बाबरनामा के राइटर कौन है? ये बाबरनामा तो बाबर की अपनी आत्मकथा है। ठीक है, बाबर की अपनी आत्मकथा। तो चचनामा जो लिखा गया था अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में, एक तो ये हो गया सही। ठीक है, तो बाबर ने अपनी जो भाषा थी उसकी चगताई भाषा कहते थे, जिसको बाद में यानी कि तुर्की भाषा भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी और तुर्की भाषा में लिखे गए थे। चचनामा लिखा गया था अरबी में और बाबरनामा लिखा गया था तुर्की में, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है शेख नूर अल दीन, बी ऑप्शन है सैयद शैफ अल दीन, और सी ऑप्शन है मीर सैयद अली हमदानी, या डी ऑप्शन है मीर सैयद मोहम्मद हमदानी। तो जो सूफ़ी थे, निम्नलिखित में से किस सूफ़ी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो ये किया था शेख नूर अल दीन ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है सोहरावर्दी सिलसिला से, ऑप्शन बी है ऋषि सिलसिला से, ऑप्शन सी है चिश्ती सिलसिला से, या फिर डी ऑप्शन है फिरदौसी सिलसिला से। ये जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे, ये इनका उत्तर पश्चिमी भारत में प्रसिद्ध सूफी संत थे, ये माना जाता है। ये सोहरावर्दी सिलसिला के साथ ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए है बहाउद्दीन तुगरिल, बी ऑप्शन है तुगलक खान, सी ऑप्शन है इमादुद्दीन रेहान, या डी ऑप्शन है बलबन। तो तुर्कान चहलगानी के साथ इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था? ये थे इमादुद्दीन रेहान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहाउद्दीन तुगरिल और कुलतुब खान और बलबन, ये तीनों तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 23वां क्वेश्चन है, मैसूर की कवियत्री जिसने अपनी किताब हदीब दया धर्म, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये भी याद कर लेना, हदीब दया धर्म नाम की एक बुक थी। इसके राइटर कौन है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। जिसमें क्या दिया था कि पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म है, में महिलाओं की पुरुषों से कम समझे जाने का विरोध किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हदीब दया धर्म नाम की बुक को किस कवित्री ने लिखा था? ठीक है, और इसमें उसने पवित्रता स्त्रियों का धर्म है इसके बारे में मेंशन किया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कभी कम ना उनको समझा जाए, इसका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तिरुमलम्मा, सांची हैन्नम्मा, सी ऑप्शन है लालदेद, या डी ऑप्शन है जनाबाई। तो ये इनके राइटर थे सांची हैन्नम्मा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन है बीदर शैली, बी ऑप्शन है गुलबर्गा शैली, सी ऑप्शन है गोलकुंडा शैली, या डी ऑप्शन है मांडू शैली। तो मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबद, जो ऊपर गोलाकार गुंबद बनते थे ना, वो किस वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता था? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये उनकी बीदर शैली से रिलेटेड था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमने जो जोड़े सुमेलित नहीं है वो देखने हैं। मिफ्ताह उल फुतह अमीर खुसरो, ये तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई बुक थी। तो तरीक़े सलातीन ए अफ़गाना ख्वाजा नियामत उल्लाह हरावी, ये बिल्कुल गलत है, ये इसके साथ नहीं लिखी गई, इन्होंने नहीं लिखी थी। जो सियासतनामा है ये लिखी थी निज़ामुल मुल्क तुसी ने, ये बिल्कुल सही है। और जफ़रनामा याहिया सरहंदी, ये याहिया सरहंदी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। जो जफ़रनामा था ये लिखा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ 2 होंगे सही, ए और यहाँ पर उन्होंने सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो जो सही सुमेलित नहीं है एक तो बी है
और दूसरा है डी। तो बी और डी यहाँ पर है ऑप्शन ए में, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 26 क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और कूट की मदद से सही उत्तर की पहचान करें। और सूची 1 में नाम दे रखे हैं और सूची 2 में जो प्रशासनिक इकाई थी उनकी, मुग़ल कालीन लोग उस समय किस प्रकार उनको बुलाते थे, वो हमने मिलाना है। तो ऐसे क्वेश्चन यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ हमेशा ही वीडियो में ये समझाता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इन टर्म्स को एक नोटबुक पे अलग से नोट कर लीजिए और रेगुलर रिवाइज़ कीजिए। आप रिवाइज़ नहीं करेंगे जब तक तो आप इन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो मुग़ल कालीन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आमिल होता है राजस्व संग्राहक, ए का हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। और बकाल व्यापारी को कहते हैं। पाही होते हैं अनावासी खेतीहार। और कुलकर्णी जो काफ़ी थोड़ा सा ऊंची पोस्ट होती थी उनकी मुग़ल कालीन में, तो ये ग्रामीण लेखाकार होते थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन बन जाएगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए कूट की मदद से सही उत्तर की पहचान करें। सूची 1 में वही टर्म्स दे रखी हैं जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनकी, और उनको किस प्रकार दूसरे के साथ जोड़ करके देखा जाता था। तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया आपको, थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है। जैसे हमें एक भी पता है तो हम पूरे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है बिस्वा। बिस्वा होता था ज़मीन की पैमाइश की एक छोटी इकाई, जैसे बिस्वा ज़मीन की छोटी इकाई को कहा जाता था। यहाँ पर बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 केवल और केवल सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजी वे में। यदि हमें बाकी की टर्म्स नहीं भी पता है तभी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इस को हम देखते हैं मलिक-उत-तुजार। मलिक-उत-तुजार कहते हैं व्यापारियों का जो मुखिया होता है, तो उसको हम मलिक-उत-तुजार कहते हैं। और जो होता है बिस्वा, ये तो ज़मीन की पैमाइश की छोटी इकाई हो गया, ठीक है। और कुशक होते थे एक रिहायशी किला। तो मावास होता है एक किलेबंद गांव, तो गांव को एक मावास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है, निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको लगाना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। तो ये शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था ये फतेहपुर सीकरी में बना था। ये बना था 1571 ईस्वी में, ठीक है। अकबर ने बनवाया था इसको। और अकबर के बाद अब आ जाता है दूसरा हाफिज़ खान का मकबरा। ये लाहौर में था बना, तो लाहौर में ये बनना शुरू हुआ था 1641 से लेके 1645 ईस्वी में। लगभग 4 साल लग गए इस मकबरे को बनाने समय। तो ये वाला जो मकबरा है ये जहांगीर के टाइम पे बना था। तो आसिफ खान का मकबरा लाहौर में बना। और ये आसिफ खान कौन था, इसका एक्चुअल में नाम था मिर्ज़ा अब्दुल हसन झा। मिर्ज़ा अबुल हसन झा, ये इसका एक्चुअल में नाम था। बाद में इसको ये उपाधि दी गई थी, आसिफ खान की उपाधि इसको मिली थी। ये जहांगीर का, ये कह लो कि ये आसिफ खान जो था ये जहांगीर का साला था। जहांगीर का साला था और नूरजहां का भाई था, ठीक है। इसका मकबरा बना था 1641 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी में। तो अतगा खान का मकबरा ऑप्शन सी है इसमें। अतगा खान का मकबरा दिल्ली में है, बहुत फेमस है। आप जब कभी जाओगे तो वहाँ आप देखना ज़रूर इसको। ये शुरू हुआ था 1566 ईस्वी से लेके 1567 ईस्वी में, 1 साल में ये बन गया था। और अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। तो ये बना था 1605 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1613 ईस्वी लगभग आ गए थे। लगभग 8 साल लगे थे इसको बनाते समय। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन सी 1566 वाला, सी फिर आएगा ए, फिर डी और बी। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिए। यदि इसको क्वेश्चन में ये छोटा सा क्वेश्चन में हेर फेर करता है यूजीसी, देखिए इन्होंने अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है, इसी में कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी की जगह पर सिकंदरा लिखा होता, तो यहाँ क्वेश्चन में जो एक ही स्टेटमेंट गलत करनी थी उन्होंने, तो क्वेश्चन बन जाना था। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के याद करिए, इजी याद हो जाते हैं और आप आराम से कर भी सकते हैं। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है। ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी दिल्ली और डी ऑप्शन है लाहौर। तो फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट अकबर के द्वारा बसाया गया शहर है, राइट। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। तो फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। वहाँ पर आपको उदाहरण मिल जाएगा देखने का। तो वहाँ पर दीवान खास एक बना था,
बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, तो वो ये बने हुए थे, ये बनाया था अकबर ने, राइट। तो वहाँ पर बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास भी स्थित है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 30th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंकी का स्थान ले लिया। ऑप्शन बी है दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी है आधे दाम को अधेला कहा जाता था। और ऑप्शन डी है अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया था जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। तो अकबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये स्टेटमेंट तो सही लगती है बिल्कुल, अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे और टंके का स्थान ले लिया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। आधे दाम को अधेला कहा जाता था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया था जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया था। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत किया एग्जामिनर ने, इसी में हमें फंसा सकता है। देखिए ये जो काम किया था ना 40 दामों के अनुपात का तय किया था, ये अकबर ने नहीं किया था, ये औरंगजेब ने किया था, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे ये काम हुआ था, इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा डी गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की है कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनाई। ऑप्शन ए है एफ पेल्सर्ट, बी सर थॉमस रो, सी करेरी और डी है मानुकी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की थी एफ पेल्सर्ट्स ने, ये आप याद कर लेना। 32nd क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क दे रखा है। अभिकथन ए कहता है कि नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया था। तर्क यह कहता है कि 1611 से लेकर 1622 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जिसे जुंटा बना लिया था और वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यदि हम ऑप्शंस दोनों को पढ़ें तो हमें लगता है कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि नूरजहां की शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया था। देखिए उदासीन तो था, उसको ये तो था कि वो काम नहीं करता था क्योंकि वो अपने नूरजहां के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत करता था। लेकिन नूरजहां के आने के बाद नूरजहां ने खुद प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। आप यदि नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नूरजहां की शादी की वजह से जहांगीर जब भी दरबार लगाता था तब वो नूरजहां ने अपना एक अलग जुंट बना रखा था जिसे जुंटा कहते थे, वो भी वहाँ पर आके सक्रिय हो जाती थी और उसका पूरे का पूरा प्रशासनिक काम जो है नूरजहां अपने हाथ में ले लेती थी। तो इस प्रकार वो वहाँ पर उदासीन नहीं कहा जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये वाली स्टेटमेंट ए ऑप्शन जो गलत हो जाता है। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर बिल्कुल सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद, नरकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी मांडू, सी जौनपुर या डी ऑप्शन है गौड़। तो जहांगीर ने एक शहर था, जहांगीर आपको पता है उसने कहा था कि ये शहर गर्दाबाद है, धूल और बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। जहन्नुमाबाद भी इसको वो कहता था, वो कहता था अहमदाबाद को। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार के दंड पताकाएँ प्रदान करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया। ये जो 4 टर्म्स दे रखी हैं जैसे आलम, छत्रलोक, तुमान तोक या माही मारतिब, सारी की सारी अमीरों को दी जाने वाली दंड पताकाएँ थी जो पहले से ही मुग़ल शासनकाल में लागू थी। तो शाहजहां जब आया उन्होंने एक और नई ऐड कर दी उसमें से, तो ये थी माही मरातिब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35th क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रम अनुसार सजाएं और सही उत्तर की चयन करें। ऑप्शन ए है सालाबाई की संधि हुई थी मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 17 मई 1782 को, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है बसीन की संधि, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड में, दोनों में आपस में हुई थी पूना में, ठीक है। ये हुई थी 1802 में, लगभग दिसंबर का महीना था उस समय। और थर्ड ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये हुई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी जब, तो ये हुई थी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 ईस्वी में। तो फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद और करा की संधि, ये हुई थी शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे लॉर्ड क्लाइव 12 अगस्त
65 ईस्वी को। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए। सबसे पहले आता है डी जो 1765 में हुई थी, ये जो इलाहाबाद और कराची संधि। उसके बाद ऑप्शन ए सालाबाई की संधि जो 1782 में हुई है। और सी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 ईस्वी में सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बीच में कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, डी, ए, सी और बी इसका राइट आंसर। 36 क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर बतलाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया वह डैश को पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट डैश को पारित हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट डैश को पारित हुआ। तो ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एक्ट था ये पारित हुआ था 24 जनवरी 1857 ईस्वी को, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट था ये हुआ था 18 जुलाई को। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट हुआ था 5 सितंबर को। इस प्रकार इसका ऑप्शन बन जाएगा 24 जनवरी 1857, 18 जुलाई 1857 और 5 सितंबर 1857। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनक भी ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत ही अच्छे विचार थे, ये थे स्वामी विवेकानंद जी के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 38वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1918 में, बी है 1920 में, सी 1924 या डी ऑप्शन 1926। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। तो इसके सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है जी, लाला लाजपत राय। तो ये याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और यह संगठन जो था इसकी एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयत्नों के कारण ये वाला अस्तित्व में आया था। ये वाली ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1920 में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बी ऑप्शन है द इंडियन प्रेस एक्ट, सी ऑप्शन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट और डी ऑप्शन है द इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर्स एक्ट। नीचे दिए कूट के सही सहायता से उत्तर का चयन करें। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11 जो आया था सबसे पहले ये आया था ऑप्शन सी। उसके बाद आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके बाद आता है द इंडियन प्रेस एक्ट और उसके लास्ट में आता है द इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर्स एक्ट। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा इस प्रकार इसका डी, सी, ए और बी, डी। 40वां क्वेश्चन है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवल, बी ऑप्शन लॉर्ड हॉर्डिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिलिंथगो और डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। ये महायुद्ध की बात कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वार की। 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार रही। और इस दौरान जितने भी वायसराय आए हैं हमारे देश में जिन्होंने राज किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई की थी। उस प्रकार इसको थोड़ा यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सभी को याद रख सकते हैं तो इजीली हम कर लेंगे। नहीं तो ये इन्होंने अगस्त ऑफर का यहाँ पर हमें हिंट दे रखा है। अगस्त ऑफर जो था ये प्रस्तुत किया था लॉर्ड लिलिंथगो ने। इन्होंने जब इनको पता चल गया था कि जर्मनी बहुत ज़्यादा उस समय सेकंड वर्ल्ड वार में हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान कर दिया, तो इनको ज़रूरत पड़ गई इंडियंस की। इंडियंस को चाहते थे कि ये इंडिया वाले हमारे साथ युद्ध में जाके सम्मिलित और हमारी तरफ से जाकर युद्ध में लड़ाई लड़ें। तो इन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पास किया था जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है और ये किया था लॉर्ड लिलिंथगो ने। और उन्होंने बहुत सारे प्रोत्साहन दिए थे इंडियंस को। जैसे उन्होंने कहा था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध में उनको सलाह परिषद दे दिया जाएगा, एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यों के लिए भी काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहन दिए थे। तो ये अगस्त ऑफर दिया था लॉर्ड लिलिंथगो ने। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन है, भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी की प्राप्ति की थी? सो GDR, USSR, UK या फिर USA। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, बहुत हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना चाहिए। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है जो सेकंड क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि 2016 में 2 क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के आते थे। एक तो सेकंड में थोड़े ईजी क्वेश्चन होते थे, ईजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं, और जो थर्ड पेपर आता है उसमें से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन थे
तो यदि हमने थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन का आसान आंसर हम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही है। यूएसए से हमने कृषि क्षेत्र के लिए, विकास के लिए वहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी वहाँ से प्राप्त की है। भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद से, बी ऑप्शन क्षेत्रवाद, सी ऑप्शन पर्यटनवाद या फिर डी उद्योगवाद। तो भूमिपुत्रवाद का जो सिद्धांत है ये क्षेत्रवाद से संबंधित है, पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 43rd क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की थी, और इसका तर्क कहता है कि रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई थी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की थी, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी। और रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण भारत पूर्व एशिया ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई थी। हम यदि इसको मिलाकर देखते हैं क्यों की थी, बिल्कुल इसमें यदि हम बिकॉज लगा के हम देखते हैं, जैसे मैं अक्सर एग्ज़ाम में करता, मैं खुद भी जब एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैं बिकॉज लगा के इसकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि इसमें आप बिकॉज लगा लीजिए। जैसे आप बिकॉज लगाएंगे आपको पता चलेगा कि इसका जो मतलब है वो थोड़ा स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 1791 और 92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बार्नर्ड शॉ, बी ऑप्शन है जॉन रस्किन, सी ऑप्शन है थॉमस पेन, डी ऑप्शन है सिडनी वेब। जो राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक है ये लिखी थी थॉमस पेन ने। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पे ऊपर फोकस करना है। ऑप्शन ए है, एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का प्रारंभ हुआ, और बी ऑप्शन है, देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया की मतलब तेज़ी आ गई थी, और सी ऑप्शन है, पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रतित्व को बढ़ाया। ठीक है। ऑप्शन डी है, इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। सो यहाँ पर पुनर्जागरण के बारे में यदि हम थोड़ा सा समझें तो पुनर्जागरण का समय लगभग 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक लगभग 3 सदी ये रहा था। ठीक है। तो पुनर्जागरण यूरोप में मध्यकाल में आए इस सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। ठीक। और ये आंदोलन इटली से शुरू हुआ था और पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गया था। एक बात तो ये याद कर लेना। और ये साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा का लेखन था, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। और देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया में तेज़ी आ गई थी, ये भी बिल्कुल पुनर्जागरण की एक विशेषता रही है। और पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रतित्व को बढ़ाया था, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर चर्च के अगेंस्ट तो सारी कार्रवाई हो रही थी कि चर्च को लोग अच्छा नहीं समझते थे उस समय। और डी ऑप्शन है, इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? ऑप्शन ए है डेनिस दिद्रो, बी ऑप्शन है रूसो, सी है डेविड ह्यूम, डी ऑप्शन है हार्बर्ट स्पेंसर्स। तो प्रबोधन काल, सबसे पहले तो ये समझते हैं प्रबोधन काल किसे कहते हैं। इस कहते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है। ये लगभग 1650 से लेकर के 1780 के बीच का जो एरिया था ना, इस समय यूरोप में क्या हुआ था उससे पहले मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में आपको बताया ना। तो पुनर्जागरण के बाद लोगों में जो चेतना आ गई थी ना अपने आप में, वो लोग जानना शुरू कर दिया था, और अलग तर्क देना शुरू कर दिया, विश्लेषण करने लगे और वैज्ञानिक चेतना उनमें आ गई। तो इन सारी प्रवृत्तियां जब उनमें आ गई तो 18वीं शताब्दी में ये चीज़ काफ़ी लोगों में आ गई थी। तो उस समय जो वहाँ के राइटर थे उन्होंने इसके ऊपर, जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट है उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा। तो वहाँ पर वो उनको दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी फिलॉसफी लिखी थी वहाँ पर क्या हुआ था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना चाहिए कि उस समय के जो प्रबोधन काल के जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट के जो दार्शनिक थे उनमें से आते हैं डेनिस दिद्रो, रूसो, डेविड ह्यूम। ये जो हार्बर्ट स्पेंसर है ना, ये 19th सेंचुरी के दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, जो नहीं है वो है हार्बर्ट स्पेंसर्स। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, यह उक्ति किसकी है? आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जो इतिहास की परिभाषाएँ हैं, इतिहास की जो डेफिनेशंस हैं, आप कम से कम 10 से 15 लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 15 ऐसे राइटर्स को आप पकड़िए, एक नोटबुक पे उनकी अलग अलग डेफिनेशंस को लिखिए
उसके बाद उनको आप बार बार रिवाइज़ करिए। अक्सर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आप इसको मिस करके आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी मेहनत को जस्टिफाई कर पाएंगे, मेहनत को आप सही कहेंगे कि आपने अच्छी मेहनत की है। तो आप इसको करने का एक ही तरीका है भाई, मैं तो ऐसे ही करता था। आप अपने एक नोटबुक पे सभी की स्टेटमेंट, सभी की डेफिनेशन से लिख लीजिए। तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच का संबंध है, ये केवल E.H. कार ही कहते थे, ठीक है। तो E.H. कार जो थे ब्रिटिश इतिहासकार थे, पत्रकार भी थे, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर इतिहासकार को पूरा पूछ लिया उन्होंने भी, इतिहासकार को कैसे काम करना चाहिए इतिहास लिखते समय। जो सही नहीं है वो हमने बताना है। ऑप्शन ए है, इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वास्तुनिष्ठ सत्य बताएं। बिल्कुल ये तो होना चाहिए भाई, कोई इतिहासकार यदि इतिहास लिखने जा रहा है तो उसकी ये तो इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वास्तुनिष्ठ सत्य बताएं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। अरे भाई, इतिहासकार की निष्ठा क्यों होनी चाहिए उस प्रयोजन के प्रति? क्योंकि वो तो इतिहास लिख रहा है ना, उसको निष्ठा से तो मतलब नहीं, वो तो फैक्ट लिखेगा जो सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाना चाहिए। तो ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार ना सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी जवाबदेह है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो मृत लोगों को कैसे छोड़ सकता है, मृत लोगों के ऊपर तो इतिहास लिखा जाता है। जो दिन निकल गया वो इतिहास बन गया, तो उसके ऊपर कैसी आइडियोलॉजी है वो लिखेगा ना इतिहासकार। तो तथ्यों को नहीं छेड़छाड़ कर सकता। ऑप्शन डी है, इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम करते तो हो जाता। 49वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। अभिकथन कहता है ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है, राइट। तो तर्क क्या कहता है, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट को यदि हम थोड़ा सा पढ़ें तो हमें इसका एक दूसरे के साथ ना अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। आप यदि इसमें बिकॉज लगा के देखें तो आपको इसका अंतर बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। बी, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। सूची 1 के तथ्यों को सूची 2 के साथ मिलान करें, सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक हैं और उन्होंने बुक्स जो लिखी हैं वो दे रखी हैं, हमें उनको मिलाना है। और विलियम डिल्थी ने लिखी थी द हार्मोनिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर हो जाएगा विलियम डिल्थी का ऑप्शन 3। और जी.एच. एल्टन ने लिखा था द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरे के पूरे लेखक और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को एक ही वीडियो में मैंने लेकर कंपाइल करके बनाया है। आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको ये याद भी हो जाएंगी। और फ्रैंक एंकर स्मिथ ने लिखी थी द हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और थॉमस कून के द्वारा लिखी गई बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ। ये बन जाता है ऑप्शन डी में, डी इसका है राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पर आप डायल करिए स्टडी हमारे साथ, स्टडी के बाद स्पेस डाल लेना, स्पेस डाल के हमारे साथ, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सेट में जिसमें मैं 2016 के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।